हेलो स्टूडेंट, एसटीटी क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र पांडे आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं, जो कि हमारा केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। यानी कि आज हम सीखेंगे केमिस्ट्री के अनुसार कंडक्टर, इंसुलेटर, मेटल, नॉन मेटल किस तरह से बनते हैं। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच जाएं, और हमारी सभी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर, इंसुलेटर का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। कंडक्टर को चालक कहा जाता है, इंसुलेटर को कुचालक कहा जाता है। तो कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है, इंसुलेटर में करंट का फ्लो नहीं होता। तो दोनों का ही अपने अपना स्टेज में यूज होता है। तो आइए इसको केमिस्ट्री के अनुसार समझते हैं कि कौन से पदार्थ हमारे कंडक्टर होंगे और कौन से पदार्थ हमारे इंसुलेटर होंगे। सबसे पहले आपको समझना होगा, मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी है कि हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जो कि हमारे परमाणु से प्राप्त होता है। और परमाणु को एटम कहते हैं। हमने एटम की संरचना पिछली वीडियो में चेक की है। वहाँ पे देखा हमने कि उसकी संरचना में 3 कण पाए जाते हैं मुख्यतः, हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते हैं नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षाओं में, जो कक्षाओं में गति करते हैं। तो कक्षाओं में गति करने के आधार पर ही हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर का निर्माण होता है। कक्षाओं का क्रम होता है। और ये इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझते हैं। हमारे कोर्स में कक्षाएं KLMN के रूप में होती हैं, और के ग्रुप की कक्षा में, यानी के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकते। उसके बाद उससे बड़ी कक्षा होती है एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकते। उसके बाद होता है एम कक्षा में इसी तरीके से 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकते। और एन में होते हैं हमारे 32। तो इसी तरह से ये क्रम बढ़ता चला जाता है, 2, 8, 18, 32। तो हम 4 कक्षाओं के अकॉर्डिंग ही हमारे कंडक्टर और इंसुलेटर को देखेंगे कि कौन सा पदार्थ कंडक्टर होता है और कौन सा पदार्थ जो है इंसुलेटर होगा। इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं के भरने के आधार पर ही हमारी पीरियडिक टेबल तैयार की गई, जिसमें हमारे अलग अलग तत्वों को अलग अलग ग्रुप और सेल्स में रखा गया। तो अभी हम पीरियडिक टेबल के कुछ 10-12 तत्व को लिख लेते हैं और उनके ऊपर देखते हैं कि कौन सा तत्व कंडक्टर बनेगा और कौन सा तत्व इंसुलेटर बनेगा, और उसी के हिसाब से मेटल और नॉन मेटल भी बन जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ तत्व लिखे हैं जिनके परमाणु क्रमांक इस तरह से लिख दिए मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो भी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है वही होती है हमारी उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप याद रखेंगे। और अगर देखा जाए तो इसी के बराबर होता है हमारा प्रोटॉनों की संख्या। तो ये आपको 2 चीज़ें यहाँ से प्राप्त हो गई, प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु भार सभी तत्वों पर लिखा हुआ है, क्रम से मैंने लिख दिया है। सबसे पहला हमारा हाइड्रोजन हो गया तत्व, हाइड्रोजन। फिर हो गया हमारा हीलियम, हीलियम हो गया। उसके बाद हमारा हो गया लिथियम, हिंदी में ही लिख देता हूँ मैं, लिथियम, बेरिलियम। उसके बाद हो गया हमारा बोरॉन। और इस तरह से अगर मैं सारे नाम यहाँ पे लिखता हूँ तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। इस तरह से मैंने 16 तत्व जो है यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। तो अभी अगर देखा जाए तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके 3, 4, 5, इस तरह से इनके सबके पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन है। तो इनको हम कक्षाओं में भरते हैं। तो पहली कक्षा मैंने जैसे कि आपको बताया कि के में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इसकी कक्षा में प्रेजेंट हो जाएगा और अलग कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। इस तरह से जैसे हीलियम की बात आती है तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है,
और के कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये कक्षा यहाँ पे पूरी हो जाएगी हीलियम के कण से। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। लिथियम। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन के कक्षा में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा और एल में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अच्छा, आपको एक टॉपिक समझ आया कि के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे और हीलियम ने 2 ही इलेक्ट्रॉन से अपनी कक्षा को जो है पूरी कर ली। तो जो कक्षा पूरी कर लेते हैं वो हमारे तत्व अक्रिय कहलाते हैं, यानी वो किसी से क्रिया नहीं करते। इसके बाद इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। चलिए इस टॉपिक को मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा। बेरिलियम। बेरिलियम का जो है 2 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा। एल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम, तो ये 8 तक भरेगी। चलिए भरते चलते हैं। 2 3 2 4 2 5 2 6। आपने देखा ऑक्सीजन पे जाते जाते हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2 और 6 का हो गया है। अब हम फ्लोरीन पे चलते हैं, वापस अपनी कक्षाएं लिखते हैं। KLMN देखते हैं। फ्लोरीन का 9 है, तो 2 7 2 8। तो आपने यहाँ पे देखा नियोन। नियोन को अक्सर कहा जाता है कि ये भी अक्रिय गैस है। तो ये अक्रिय गैस क्यों है? क्योंकि इसने अपनी कक्षा पूरी कर ली है। 8 और 2 दोनों कक्षाएं पूर्ण है, तो ये भी हमारा अक्रिय हो जाएगा। आपको इतना तो पता लग गया कि अक्रिय तत्व कौन से होते हैं। उसके बाद सोडियम पे आए, तो सोडियम का हो गया 2 8 1। चलिए फटाफट लिख लेते हैं। 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6। आज यहीं तक रोक लेते हैं अपना टॉपिक। यानी कि हमने सल्फ़र का लिख लिया। सल्फ़र का होता है 2 8 6। तो यहाँ से आपको सारी कंडीशंस पता लग जाएगी। अब देखिए एल कक्षा की बात करते हैं। एल में हमारा लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इस कक्षा को छोड़कर ये यहाँ पर पूरा हो जाएगा, यानी कि ये अक्रिय हो जाएगा। अगर इसी कक्षा को ये पूरा करने लगे, जो एल वाली कक्षा है, इसी को पूरा करने लगे, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आप खुद सोच के बताओ इसके लिए क्या करना आसान है? ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले या 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। बिल्कुल सही बात है। इसमें जो है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए इजीली होगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन देने के कारण ये बन जाएगा दाता। इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है तो ये भी दाता बन जाएगा। इसी तरह से ये भी दाता बन गया हमारा, और हमारा ये भी बन गया दाता। अब बात आती है 4 इलेक्ट्रॉन की। 4 एक बीच की कड़ी आ गई कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले तो ये तब भी अक्रिय हो जाएगा 8 पूरी करके, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये देने के कारण भी जो है अक्रिय बन जाएगा। तो ये कौन सा तत्व है हमारा? ये है कार्बन। और आप सभी जानते हैं भाई, कार्बन हमारी इलेक्ट्रिसिटी का सेमीकंडक्टर कहा जाता है, अर्धचालक कहते हैं इसको। तो कार्बन अर्धचालक इसी कारण है क्योंकि ये ज़रूरत पड़ने पर अपने इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है, ज़रूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। और केमिस्ट्री के अनुसार इसे क्या बोलते हैं? उपधातु। ठीक है जी, यानी मेटल और नॉन मेटल के बीच की कड़ी, धातु और अधातु के बीच की कड़ी उपधातु, और ये उपधातु ही हमारा अर्धचालक बन जाता है। तो ये समझ आया आपको अर्धचालक कहाँ से आया? अच्छा, जितने भी दाता होते हैं वो सब हमारे धातु होते हैं, धातु। और जितने भी हमारे यानी धातु वो होती हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। और देखिए हमारे कंडक्टर भी वही होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, यानी उनके इलेक्ट्रॉन ओवरलैप होते हैं। तो हमारे चालक भी यही हो गए, यानी कंडक्टर हमारा प्राप्त हो गया। तो जिनके बाह्य कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो चालक होंगे, जिनके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे अर्धचालक होंगे, और जिनके बाह्य कोश में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ये अगर यहाँ से हम 5 की बात करते हैं तो 5 वाला अगर अपने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो 8 बन जाएंगे। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि इसके लिए कौन सा काम आसान है? 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ग्राही। इसी तरह से ये भी ग्राही, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ग्राही बन जाएगा, और इसी तरह से ये भी ग्राही बन जाएगा। तो जितने भी हमारे ग्राही हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की इनके पास कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण क्या है? ये अधातु हैं, और अधातु ही हमारी क्या होती हैं? कुचालक होते हैं। तो इतना आपको समझ आया कि चालक और कुचालक किस तरह से बनते हैं।
इसी तरह से हम ये 1 2 3 वाला ये भी हमारे सब क्या होते हैं, चालक। आइए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए हम वैसे भी बोलते हैं सोडियम, सोडियम एक धातु है, मैग्नीशियम एक धातु है, एल्यूमिनियम एक धातु है। तो ये सब हमारे क्या हो गए, चालक हो गए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये क्या है, हमारा ये है हमारा सिलिकॉन। तो आपने सिलिकॉन तो बहुत ही ज़्यादा सुना होगा। सिलिकॉन क्या है, एक अर्धचालक है जिसका इस्तेमाल हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। तो ये हमारा हो गया एक अर्धचालक। इसके बाद फास्फोरस और सल्फर, ये दोनों के दोनों क्या हैं, अधातु हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि कंडक्टर और इंसुलेटर किस तरह से होते हैं अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, और हमारा अर्धचालक भी किस तरह से बनाया जाता है। तो अभी आपको मैं आज एक ख़ास और एक नया टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो कि हमारा वैलेंसी से है। वैलेंसी भी आपकी यहीं की यहीं क्लियर हो जाएगी। अभी आपने ये देखा है कि बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसी के आधार पर मैं आपको वैलेंसी बताने जा रहा हूँ। वैलेंसी, सबसे पहले वैलेंसी की बात करें। वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता। संयोजकता को हमें समझना होगा। संयोजकता की यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है कि संयोजकता तत्वों के संयोजन शक्ति को संयोजकता का नाम दिया गया है। दूसरे शब्दों में संयोजकता एक संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि जब कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त या ग्रहण करता है या साझा करता है, तब वह अपने ही तत्व परमाणु से किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधन बनाता है। यानी कि आपको डेफिनेशन थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। यानी कि सीधी सी बात ये कही गई है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने या ग्रहण करने की क्षमता, त्यागने या ग्रहण करने की क्षमता उस तत्व की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। सिंपल सी बात है भाई। तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमारे तत्वों की संयोजकता किस किस तरह से होगी। अभी हमने पढ़ा कि हमारा एक हीलियम है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं। तो हमने पढ़ा कि हमारा एक हीलियम है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्रिय है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, इसकी संयोजकता हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। और इसकी ये इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी संयोजकता हो जाएगी हमारी 2, इसकी संयोजकता हो जाएगी 3, क्योंकि संयोजकता का भी अपना एक महत्व है, इसलिए मैं आपको संयोजकता के बारे में बता रहा हूँ। तो सभी अर्धचालकों की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि अपने अर्धचालकों की संयोजकता कितनी होती है। तो आपका आंसर क्या होगा, 4। और हमारे चालकों की संयोजकता कितनी हो सकती है, 1 से लेकर 3 तक। देखिए संयोजकता कभी भी प्लस या माइनस में नहीं होती। अब यहाँ पे भी हमारे नाइट्रोजन का साथ है 7 2 5, यानी कि इसके बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन अपने जो है ग्रहण कर लिए, और ग्रहण करने के कारण इसकी भी संयोजकता 3 ही बन गई, और इसकी संयोजकता हो गई 2। ऑक्सीजन की संयोजकता हो गई 2, और इसकी संयोजकता फास्फोरस की कितनी हो गई, 1, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो संयोजकता की पूरी तरह से डेफिनेशन क्या बनती है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने या ग्रहण करने की क्षमता या फिर उनकी संख्या, ठीक है, वही हमारी संयोजकता कहलाती है। तो संयोजकता कभी कभार आपके जो है क्वेश्चन आ जाते हैं इससे रिलेटेड, तो आपको याद रख लेने हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।